Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we are here with you to discuss the MCQs of management. This is our second lecture of MCQ series which we have started for management and ethics. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. So without wasting our time, let's move to our MCQ section. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ अ लीडर? एक लीडर के सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मोटिवेटर, सेकंड है गाइड, थर्ड है अचीवमेंट ओरिएंटेशन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव. तो एक लीडर जो है उसका काम क्या होता है कि भाई वो मोटिवेट भी करता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड भी करता है, वो अचीवमेंट ओरिएंटेशन की भाई किस तरीके से अचीवमेंट मिल सकती है उस तरीके से वो मतलब आपको एक रास्ता भी दिखाता है, एक पाथ भी दिखाता है. तो जो लीडर है वो ये सारे काम करता है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ. जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस बेसिस पे डेवलप किए गए हैं, मतलब क्या चीज़ें फॉलो करी हमारे जो फिलोसफर्स थे उन्होंने कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आज फॉलो अप किया जाता है और किस वजह से वो डेवलप हुए. तो पहला ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन, सेकंड एक्सपेरिमेंटेशन, थर्ड इज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अ मैनेजर या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किया गया है, जो भी प्रिंसिपल्स आज हम फॉलो अप करते हैं या डेवलप किए गए हैं, जो जो हमारे जो एक तरह से ऑथर्स थे, थिंकर्स थे, जो इस चीज़ के बारे में सोचते थे, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने जो जो एक्सपेरिमेंट्स किए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अपना पूरे एक्सपेरिमेंट चलाए 3-3 दिन 4-4 दिन, उसके बाद उन्होंने अपने रिजल्ट या अपने प्रिंसिपल्स दिए. तो जो प्रिंसिपल्स थे वो सारी चीज़ों पे बेसिस थे, मतलब क्या, ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी थे, एक्सपेरिमेंटेशन के बेस पे भी थे, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था एज अ मैनेजर या फिर किसी मैनेजर को देख के, तो इन सारे बेसिस पे थे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड. दिस स्टेटमेंट इम्प्लाइज दैट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर. क्या कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो जब मैनेजर जब सिचुएशन देखता है, जैसी सिचुएशन डिमांड करती है, उस हिसाब से हम प्रिंसिपल को, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के वो क्या हैं? रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल हैं, कंटीजेंट हैं या यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं. तो अब जब सिचुएशन के हिसाब से हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो कैसे होंगे हमारे प्रिंसिपल्स? फ्लेक्सिबल होंगे. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, फ्लेक्सिबल. क्लियर? तो मतलब कि हमारा जो मैनेजर है वो सिचुएशन के बेसिस पे हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उनको मॉडिफाई कर सकता है, उनमें चेंजेस ला सकता है. तो इसलिए वो क्या है, हमारे प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो फ्लेक्सिबल है. उसके बाद आता है हमारा, जॉब ऑफ अ मैनेजर इंक्लूड. जो एक मैनेजर की जो जॉब होती है वो उसमें क्या क्या काम आते हैं? सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, टू आइडेंटिफाई द आउटपुट रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर सिस्टम. ऑब्वियसली कि भाई उसकी जो आउटपुट रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना, ये तो होगा. उसके बाद टू डिवाइस मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि उन तरीकों को देखना जिससे कि हमें हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इफेक्टिवनेस भी बनी रहे और हमारे जो काम है वो एफिशिएंसी से हो. ये भी एक बहुत अच्छा वो है कि भाई इसको भी एक मैनेजर को देखना पड़ता है. ये एक मेन चीज़ है जिसपे हमारा ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस. उसके बाद थर्ड आता है, टू डेवलप कोर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ टू डू द जॉब. ऑब्वियसली उसके अंदर वो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइड कर पाए. खुद के अंदर स्किल्स नहीं होंगी तो वो कैसे अपने एम्प्लॉय को गाइड करेगा? क्लियर? डी है ऑल ऑफ द अबव. तो उस एक मैनेजर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एक मैनेजमेंट को चला रहा है, एक मैनेजमेंट के लिए वर्क कर रहा है, जो एक अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं ना कहीं गाइड करता है. तो उसके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. Which of the following is not a principle of management given by Taylor? तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि टेलर कौन थे. FW टेलर जो थे हमारे, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने कि हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था. उन्होंने जो मैनेजमेंट था उसके बारे में प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में अब प्रिंसिपल्स बताए थे, किस टेक्निक्स समझाई थी कि किस तरीके से काम करना चाहिए. तो अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से जो टेलर ने जो मैनेजमेंट बताया था उसमें से मतलब उसके कौन कौन से प्रिंसिपल नहीं हैं. क्लियर? उन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, उनमें से जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा वो उनका प्रिंसिपल नहीं है. तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. सेकेंड इज फंक्शनल फोरमैनशिप.
थर्ड इज मेंटल रिवॉल्यूशन एंड फोर्थ इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। क्लियर। तो इस ऑप्शन को या इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे प्रिंसिपल्स थे क्या क्या टेलर की, कि भाई हम इसमें से क्या है कि हम उसको एक तरह से हटा पाएं, क्वेश्चंस को एक तरह से हटा पाएं, एक एक ऑप्शन को निकाल पाएं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये क्या था, ये प्रिंसिपल था टेलर का जो उन्होंने कहा था कि हमें साइंटिफिक चीज़ों को या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स को कहीं ना कहीं मतलब देखना चाहिए, ना कि हम जो हमारे जो डिसीजन मेकिंग है एक मैनेजर का रूल ऑफ थंब के बेसिस पे होना चाहिए। रूल ऑफ थंब का बेसिस क्या होता है कि वो अपनी नॉलेज से, अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से वो ये चीज़ बता दे कि कैसे कोई काम होगा। लेकिन जो टेलर थे उन्होंने अपने प्रिंसिपल में बताया कि एक मैनेजर को सिर्फ अपने हिट एंड ट्रायल मेथड से या फिर अपनी इंट्यूशन को सुन के ही डिसीजन मेकिंग नहीं करनी चाहिए, उसको साइंटिफिक या फिर अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे अपना जजमेंट देना चाहिए। तो ये पहला जो था साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, ये क्या था, प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि टेलर ने दिया था। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या बताया गया था कि जो टेलर थे उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है उसको प्लानिंग की प्रोसेस से अलग किया जाए। मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक अलग से स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो उन पर नज़र रखे, और जो हमारी जो प्लानिंग है उसके लिए हमारा एक अलग से मतलब प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग अलग किया जाना चाहिए। तो ये टेलर ने प्रिंसिपल नहीं बताया था, ये उन्होंने क्या बताई थी, टेक्निक बताई थी। टेक्निक में उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो फंक्शनल फोरमैनशिप है हमारी वो किस तरीके से फॉलो अप होनी चाहिए, कि हमारी जो प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूशन से अलग करना चाहिए। जो हर वर्कर है उसको मतलब हर डिपार्टमेंट जो है उसके लिए एक अलग स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जिससे कि जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो अलग होए और जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो अलग होए। क्लियर। तो ये एक टेक्निक बताई थी, ये प्रिंसिपल नहीं था हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। उसके बाद जो थर्ड है हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन, वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मेंटल रिवॉल्यूशन जो है हमारा, मेंटल रिवॉल्यूशन हमारा बताता है कि हमारा जो माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए अपने मतलब मैनेजर की तरफ हमारा कैसा होना चाहिए एक एम्प्लॉय का, और एक मैनेजर का कैसा होना चाहिए अपने एम्प्लॉय की तरफ। मतलब एक दूसरे की तरफ उनका जो माइंडसेट है किसी भी चीज़ को लेके वो कैसा होना चाहिए, मतलब उनका आउटलुक कैसा है, और उनका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट मिले। क्लियर। तो हमने यही पढ़ा था मेंटल रिवॉल्यूशन में कि मेंटल रिवॉल्यूशन इन्वॉल्व करता है कि एक मैनेजर किस तरीके से अपने एम्प्लॉय के साथ बिहेव करता है और एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर को किस तरीके से देखता है। तो ये जो उनके बीच में जो एक माइंडसेट होता है, अब एक इक्वेशन होती है उसको कहते हैं, वो जो प्रिंसिपल था वो दिया था टेलर ने मेंटल रिवॉल्यूशन के अंदर। क्लियर। तो ये भी एक प्रिंसिपल था मैं अब हमारा FW टेलर का, जिन्होंने अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट में बताया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हार्मोनी रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। अगर कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को अचीव करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। जो मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि हमारा जो मेन जो मोटिव है वो क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं, हमें किस तरीके से वर्क करना चाहिए। उनको अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेके आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल था ये भी FW टेलर ने बताया था। क्लियर। तो ये A, C, D जो ऑप्शन है ये हमें क्या बता रहे हैं, प्रिंसिपल्स बता रहे हैं, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप क्या था, ये टेलर ने जो टेक्निक्स बताई थी उनमें से एक थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक्स इंक्लूड। जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क स्टडी है उसकी जो टेक्निक्स है वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं। क्लियर। वर्क स्टडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भाई काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसकी जो टेक्निक्स हैं वो किस किस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व करती है अपने अंदर। सबसे पहला ऑप्शन है टाइम स्टडी, सेकेंड इज फटीग स्टडी, थर्ड इज मोशन स्टडी, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो जो वर्क स्टडी की जो टेक्निक है हमारी उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट फॉलो होते हैं। तो वर्क स्टडी जो है हमारा उसका यही है कि हमारा जो काम है वो किस तरीके कैसे होना चाहिए ये इन्वॉल्व करता है। तो हमारा जो वर्क स्टडी है वो अपने अंदर मतलब एक 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करता है कि भाई मैन, मटीरियल और फटीग, मतलब लेस फटीग। क्लियर। मतलब हमारा जो एक जो वर्क कंसेप्ट है वो किस तरीके का होना चाहिए कि भाई हमारा जो फटीग है वो कम होनी चाहिए, हमारा जो काम है वो टाइम पे होना चाहिए, और जो मोशन है वो जो प्रोग्रेस ऑपरेशन है वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली होना चाहिए। तो जो वर्क कंसेप्ट है हमारा, वर्क स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्निक्स फॉलो होती हैं उसमें वो कौन सी होती हैं, सारी होती हैं, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, मोशन स्टडी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
The objective of this technique of scientific management is to eliminate superfluous variety of product and to maintain good quality of resource. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस टेक्निक का कि भाई जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में दी गई थी कि उसको क्या है, जो सुपर प्लस वेराइटी है प्रोडक्ट की, भाई जो प्रोडक्ट है हमारे वो मतलब एक्सेस में नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीके के कई प्रोडक्ट बना दें, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस चीज़ को मेंटेन करना एंड टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये किस में बताया गया, कौन सी टेक्निक में हमारा बताया गया? सबसे पहले ये मेथड स्टडी में तो मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से होता है कि हमारा जो काम है वो किस तरीके से होना चाहिए, टाइमली हो जाना चाहिए। तो इसमें हम मेथड पे फोकस करते हैं। फंक्शनल फोरमैनशिप जो था हमने अभी पढ़ा था, उसमें क्या है कि सेग्रीगेट होना चाहिए, जो प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन का जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्पेशलिस्ट होना चाहिए कि भाई वो ही जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सुपरवाइज करें, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। देखो किसी काम को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है कि भाई हम उसको बहुत कॉम्प्लेक्स ना बना के रखें, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब ज़्यादा वैरायटी ऑफ चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो जब हम वैरायटीज़ को ही कम रख के, मतलब हम ज़्यादा एक्सेस में किसी वैरायटी को नहीं बढ़ाएंगे, उनकी नॉर्मल वैरायटी रखेंगे, सुपरफ्लुअस नहीं रखेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा काम का। उसके बाद क्वालिटी कैसे बढ़ती है काम की या रिसोर्सेज की या किसी भी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की, कि हम स्टैंडर्डाइज करें अपना जो चीज़ें हैं उनको स्टैंडर्डाइज करके रखें। तो इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो टेक्निक हमसे पूछी गई है कि एलिमिनेशन ऑफ सुपरफ्लुअस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टू मेंटेन गुड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क टेक्निक। क्लियर। उसके बाद थर्ड जो है हमारा डिफरेंस पीस वेज सिस्टम। ये इसलिए है कि जो जैसा काम कर रहा है उसको उसी हिसाब से वेजेस दिए जाने चाहिए। ये टेक्निक भी हमारी FW टेलर ने सजेस्ट की थी अपने मैनेजमेंट के उसमें। क्लियर। तो हमारा ये चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। ये चारों की चारों टेक्निक्स थी जो हमें बताई थी FW टेलर ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रूल ऑफ थंब रेफर्स टू। रूल ऑफ थंब क्या किससे रेफर करता है, मतलब रूल ऑफ थंब का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था, ये प्रिंसिपल था जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया गया था। किसने दिया था? हमारे FW टेलर ने दिया था। इसका मतलब क्या था कि हम किसी भी प्रोसेस को हिडन ट्रायल मेथड से या अपने जो एक पर्सनल जजमेंट है उससे किसी भी तरीके का कोई जजमेंट देते हैं, किसी भी तरीके की कोई काम करते हैं। एक मैनेजर ना कि प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस बेसिस पे किसी काम को करता है, जबकि वो अपनी मर्जी से अपने पर्सनल जजमेंट या फिर अपने जो उसका हिडन ट्रायल मेथड है, जो उसका मन कह रहा है, उसकी अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे जो जजमेंट देता है उसको कहते हैं रूल ऑफ थंब मेथड। क्लियर। तो पहला ऑप्शन दे रखा है अडॉप्टिंग अ हिडन ट्रायल मेथड, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट, अपनी जजमेंट से देना। थर्ड है बोथ ए एंड बी नन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द टेक्निक यूज्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ स्पेशलिस्ट दैट कैन हैव द नीडेड क्वालिटीज इज। एक ऐसी टेक्निक जिसमें कि हम ये देखते हैं कि हमें मतलब हमारा जो टेक्निक ये फॉलो करे कि अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट की तरह एक पर्सन की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। किस तरह का स्पेशलिस्ट, कि वो अपने काम में जो उसको जो जहाँ पे उसको लगाया जाए या जहाँ पे उसको हायर किया जाए वो उसी काम के लायक हो, ठीक है, उसको वही काम आता हो, उसकी स्किल्स उसी काम के लिए हो, तो स्पेशलाइजेशन हो उसकी काम में। दैट कैन हैव द नीडेड क्वालिटीज इज, कि जो काम उसको दिया जाए उसके लिए उसके पास नीडेड क्वालिटीज हो, वो कौन सी टेक्निक में बताया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, मोशन स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप, थर्ड इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, उसके बाद है हमारा मेथड स्टडी। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें एक ऐसी टेक्निक बतानी है कि पर्सन को उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, कि जैसी उसकी क्वालिटीज है उसके हिसाब से उसको कहीं ना कहीं अपॉइंट किया जाए, तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है। क्लियर। तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या होगा, फंक्शनल फॉरमैनशिप। मैंने बताया आपको अभी कि फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब क्या है, कि एक पर्सन अपने मतलब अपनी क्वालिटीज़ के बेसिस पे, कि भाई उसको प्लानिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए या फिर एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसको मतलब एक ये जो FW टेलर थे उन्होंने यही चीज़ बताई थी कि ये जो टेक्निक है ये फॉलो की जानी चाहिए कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो और उसके लिए स्पेशलिस्ट हो सुपरवाइज करने के लिए, जो एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करे, तो उसके लिए उसके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा घुमा के पूछा गया है कि कौन सी ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि हम पर्सन को उसके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अपॉइंट करते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्लियर है। बाकी के मैं आपको सारे बता ही चुकी हूँ, ए ऑप्शन, सी और डी जो दे रखे हैं, ये सारी जो टेक्निक्स है मैं हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर ली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, अकॉर्डिंग टू टेलर
द प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन्स, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो ये एक्सप्लेन करता है टेलर के अकॉर्डिंग, ईच स्पेशलिस्ट इज टू असाइन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज हर क्वालिटीज, कि उसको उसकी क्वालिटीज के हिसाब से ही काम अलॉट करना चाहिए। तो ये फिर से आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन दे रखा है हमारा डेवलपमेंट ऑफ। देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था, टेक्निक था हमारा, उसने एक टेक्निक भी बताई थी और एक प्रिंसिपल भी दिया था, ठीक है। तो टेक्निक हमारी क्या हो जाती है, फंक्शनल फॉरमैनशिप हो जाती है अगर हम टेक्निक की बात करते हैं। लेकिन अभी उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन देखो बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फंक्शनल फॉरमैनशिप भी ऑप्शन में दे रखा है और मतलब पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टेक्निक अलग है, प्रिंसिपल अलग है। तो प्रिंसिपल जो ये एक्सप्लेन करता है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, कि उसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी है, जो उसका काम है, उसके हिसाब से उसको का अलॉट होना चाहिए, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से उसको काम अलॉट होना चाहिए। वो प्रिंसिपल कौन सा बताता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। ऑप्शन बी आपको पता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, गलत हो जाएगा। थर्ड क्या है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ये नहीं है कि हम उसको उसकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम दे रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो हम उसको उसकी स्किल से नीचे की जॉब भी दे सकते हैं, उससे हायर की भी जॉब दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन ए और डी है ये दोनों हमें ये बताते हैं कि हमें हमारी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से ही काम मिलना चाहिए, या हमें जो भी वर्कर है, जो भी एक एम्प्लॉय है या मैनेजर है, उसको उसकी स्किल्स के हिसाब से ही काम देना चाहिए। ये हमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों बताते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है कि वो टेक्निक पूछ रहा है कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल के लिए हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेट एफिशिएंसी, और अगर टेक्निक पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल फॉर्मेशन। क्लियर। इसलिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं जिससे कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सारी जो आंसर की जो चीजें होती हैं वो सब क्वेश्चन में ही छुपी होती हैं, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ल्यूथर गुलिक क्लासिफाइज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज। तो ल्यूथर गुलिक जो थे उन्होंने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था उनको क्लासिफाई किए थे किस बेसिस पे। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ए POSDCO, POSDCORB, POSDCRB, POSDCOB। ये एक शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इन्हें अभी डिस्कस करते हैं कि भाई इनका मतलब क्या है, इनका मतलब इनके जो ये एब्रिविएशन के फॉर्म में है, तो हम इनकी जो मीनिंग है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो ल्यूथर गुलिक थे, उन्होंने 7 जो हमें एक तरह से 7 हमें फंक्शन समझाए थे जो कि एक पब्लिक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताने के लिए थी, ठीक है। अगर हम देखें फंडामेंटल बेसिस पे हमने 5 फंक्शन पढ़े हैं मैनेजमेंट के, पढ़े हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, यही पढ़े हमने। जो हमने किस बेसिस पे पढ़े हैं, बिल्कुल फंडामेंटल बेसिस पे जो फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। लेकिन ल्यूथर गुलिक जो थे हमारे, इन्होंने, ये सोशल साइंसेस थे, इन्होंने हमारा क्या है 7 हमें फंक्शंस दिए मैनेजमेंट के, मतलब उनके अलावा भी इन्होंने 2 और फंक्शंस दिए। तो ये जो 2 और फंक्शंस थे वो कौन कौन से थे, तो हम देख लेते हैं। जो इसका राइट आंसर है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ईजी हो जाए। तो POSDCORB था, ठीक है। अब जो अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो 8 वर्ड्स, एक मतलब आपको एक हिडन ट्रायल जो अगर मेथड यूज करोगे आप, तो आपको जब अगर मैं ये बोलूँ कि 7 फंक्शनल वो थे हमारे 7 फंक्शंस थे मैनेजमेंट के, तो आप किसी और को भी लगा सकते हो कि आप ऐसे पढ़ के कि 7, लेकिन इसमें 8 वर्ड्स हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, फंक्शंस हमारे साथ ही हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहला तो प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, मतलब P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, उसके बाद D फॉर डायरेक्टिंग, CO जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग के लिए। क्लियर। कोऑर्डिनेटिंग के लिए CO यूज किया गया है, ना कि C यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद R इज फॉर रिपोर्टिंग एंड B इज फॉर बजटिंग। क्लियर। तो ये जो है ये 7 फंक्शंस जो थे वो ल्यूथर गुलिक ने दिए थे, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें जो 8 लेटर्स हैं बल्कि फंक्शंस हमारे 7 हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। P इज फॉर प्लानिंग, O इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S इज फॉर स्टाफिंग, D इज फॉर डायरेक्टिंग, CO इज फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R इज फॉर रिपोर्टिंग एंड B इज फॉर बजटिंग, ठीक है। ये फंक्शन हमें बताए थे ल्यूथर गुलिक ने, जो कि पब्लिक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट मैन हु एडवोकेटेड दैट द मैनेजमेंट शुड एंड कैन बी टॉट। ऐसा कौन सा पहला इंसान था या पहला पर्सन था कोई जिसने ये एडवोकेट किया था या ये चीज़ देखी थी कि जो मैनेजमेंट है वो उसको
पढ़ना या फिर जानने की बहुत ज़रूरत है, जानना चाहिए हमें, ठीक है। ये किसने बताया था? तो हमारे ऑप्शन है हेनरी फेयोल, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैक्स वेबर, नन। तो हमारे जो सबसे पहले जो हुए थे जिन्होंने मैनेजमेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करके ये बताया था कि भाई हमें मैनेजमेंट को पढ़ना या सीखना चाहिए या हमें उसकी नॉलेज देनी चाहिए, तो वो कौन से थे? हेनरी फेयोल थे। क्लियर? जिन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है उसके 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। क्लियर है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैक्स वेबर जो थे उन्होंने हमें ब्यूरोक्रेटिक जो हमारी एक मैनेजमेंट है उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अगर आप लोगों ने हमारी जो वो लेक्चर हैं वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने इस चीज़ को देखा था कि मैनेजमेंट को सीखने की ज़रूरत है या मतलब पढ़ने की ज़रूरत है या पढ़ना चाहिए, वो कौन थे? हेनरी फेयोल थे। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सप्लेन द हॉथरॉन इफेक्ट इन हिज थ्योरी? किसने हॉथरॉन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी में? ऑप्शन है हमारे हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर, एल्टन मायो और एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो जो हॉथरॉन इफेक्ट है वो हमारा, आपको पता है हेनरी फेयोल ने क्या दिया था? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बताए थे। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो हमारा बच कौन सा ऑप्शन गया? थर्ड। तो एल्टन मायो जो थे हमारे, एल्टन मायो ने हमारे ने हॉथरॉन इफेक्ट के बारे में बताया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्टन मायो। उसके बाद अब हमें इसके बारे में जो हॉथरॉन इफेक्ट है उसको मतलब कि भाई होता क्या है, ये हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अब हमें ये जानने की इच्छा होगी कि भाई हमारा हॉथरॉन इफेक्ट था क्या। तो इसके लिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। द अनइंटेंशनल बायसिंग ऑफ रिसर्च आउटकम ड्यू टू द पॉसिबिलिटी दैट इफ द अटेंशन इज पेड टू द एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट इट कैन कॉज द चेंज इन इट्स बिहेवियर। क्लियर? तो जो हॉथरॉन इफेक्ट था हमारा वो क्या बताता था कि हम अनइंटेंशनली मतलब हम जानबूझ के नहीं कि भाई हमने अनइंटेंशनली अगर हम किसी चीज़ में बायस्ड होते हैं और किस वजह से अपने रिसर्च के आउटकम में कि भाई हमारा जो रिसर्च का आउटकम आए, जो रिजल्ट आए हमारा, उसके लिए हम अनइंटेंशनली बायस्ड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें किस पॉसिबिलिटी की वजह से कि क्योंकि हमें पता है कि अगर हम अटेंशन जो है अपने एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट को देंगे, इफ द अटेंशन इज पेड टू द एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट इट कैन कॉज द चेंज इन इट्स बिहेवियर। तो ये क्या है? वो बिहेवियर में चेंज ला सकता है। क्लियर? तो इसीलिए द अनइंटेंशनल बायसिंग ऑफ रिसर्च आउटकम ड्यू टू द पॉसिबिलिटी दैट इफ द अटेंशन इज पेड टू द एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट इट कैन कॉज द चेंज इन इट्स बिहेवियर। तो इसको क्या कहा गया था? हॉथरॉन इफेक्ट कहा गया था। तो इन दोनों क्वेश्चन में ही इसका सारा आंसर है कि हॉथरॉन इफेक्ट क्या था और किसने किया था। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया हॉथरॉन इफेक्ट क्या था और किसने दिया था। तो एल्टन मायो ने दिया था और ये कौन सा इफेक्ट था कि हम अनइंटेंशनल जो बायसिंग होती है हमारे रिसर्च आउटकम में, किस वजह से कि उसकी जो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम अटेंशन देंगे एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट को तो इट कैन कॉज द चेंज टू इट्स बिहेवियर, कि इसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटीज एट वन लेवल इज कॉल्ड। मतलब अथॉरिटीज का मतलब कॉन्सेंट्रेशन होना एक लेवल पे, मतलब कि एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी आप मान लीजिए या फिर आप ये मान लीजिए कि जो एक मैनेजमेंट है, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वही सारी चीज़ों को देखेगी, वही अथॉराइज्ड है, उसी के पास अथॉरिटीज़ हैं किसी भी एक्शन को लेने की। मतलब जो फाइनल डिसीजन मेकिंग की जाएगी वो हायर अथॉरिटीज़ ही लेंगी और वो एक ही लेवल पे मतलब रहती हैं। तो उसको क्या कहा जाता है हमारा? उसको कहा जाता है हमारा सेंट्रलाइजेशन। ये किसने बताया था? ये कौन से प्रिंसिपल में बताया गया है? ये हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर अथॉरिटीज एक ही पर्सन के या फिर एक ही लेवल पे होती हैं, कि जो अथॉराइज्ड जो चीज़ें हैं या फिर जो डिसीजन मेकिंग है वो एक ही लेवल पे ली जाता है, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग लेता है, जजमेंट देता है, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज है, जो हायर अथॉरिटीज़ है वही एक्शन लेती हैं। क्लियर? 15 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबल, डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि मतलब पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं है, अथॉरिटीज के पास नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट्स दैट, कौन सा प्रिंसिपल जो है जनरल मैनेजमेंट का ये बताता है या ये जज करता है कि एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। कि हमारे जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो मतलब इनमें से कौन से प्रिंसिपल के थ्रू हमें ये बताया गया है कि जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है उसको मिनिमाइज किया जाना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली काम कर पाए या उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे। तो ये किस में बताया गया है? हमारे
ये 14 जो प्रिंसिपल्स थे हमारे हेनरी फ्योल के, उनमें से ही एक प्रिंसिपल जो था उसमें हमें ये एक्सप्लेन किया गया है, ये बताया गया है कि एम्प्लॉयज़ की जो कहीं ना कहीं सैलरी है या उसका टर्नओवर है उसको मिनिमाइज किया जाना चाहिए जस्ट टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। क्लियर हो गया कि एक ऐसा प्रिंसिपल जो एम्प्लॉयज़ के टर्नओवर, मतलब एम्प्लॉयज़ जो हमारे एक फर्म के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनका किस तरीके से, तो एम्प्लॉय टर्नओवर हमारा क्या होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर हमारा होता है कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट करते हैं एक फर्म के अंदर, वो होता है हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर। तो एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो किस तरीके का होना चाहिए और किस तरीके से मिनिमाइज किया जाना चाहिए जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एफिशिएंटली काम कर पाए। क्लियर, क्योंकि देखो सैलरी भी देनी पड़ती है, सब चीज़ देनी पड़ती है, तो वही कि हम किस हिसाब से उसकी सैलरी, उसका रेम्यूनरेशन कैसे उसका मेंटेन करें, तो एम्प्लॉयज़ जो है वो किस हिसाब से हमें रखने चाहिए अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन सा प्रिंसिपल बताता है, किसका, हेनरी फ्योल का। तो ऑप्शन है हमारे इक्विटी, एस्पेक्ट द कॉर्प्स, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल्स, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो देखो अगर हमारी स्टेबिलिटी रहेगी एम्प्लॉयज़ की, अगर वो कोई एम्प्लॉय कई सालों से एक फर्म के अंदर काम कर रहा है या फिर उसका लंबा पीरियड हो गया है, तो उसकी जो सैलरी है वो भी मेंटेन रहेगी, उसकी एफिशिएंसी है वो भी मेंटेन रहेगी कि भाई वो अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा होगा। क्लियर, एक जनरल से सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि अगर हम कोई नया पर्सन हायर करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग में, हायरिंग प्रोसेस में, सब में हमारा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो वही कि हमें अपने पैसे का जो है उसको, अपनी जो बजटिंग है उसको भी देखना है। तो इसलिए हमारा जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर है कि उनको किस हिसाब से सैलरी दी जानी चाहिए, किस हिसाब से उनका इंसेंटिव्स रहता है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटीज ऑफ पर्सन। क्लियर, क्योंकि देखो इक्विटी क्या है कि भाई इक्वल ट्रीट करना चाहिए सबको, ये इक्विटी में बताया जाता है। एस्पेक्ट द कॉर्प्स में मैंने बता दिया था आपको, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसका मतलब होता है कि टीम स्पिरिट, की टीम जो टीम मेंबर्स जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, वो ये एस्पेक्ट द कॉर्प्स वाले प्रिंसिपल में बताया गया है। क्लियर, उसके बाद जो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज रिलेटेड टू देयर सैलरी, मतलब उनकी सैलरी से रिलेट करता है कि एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी है या फिर उनके इंसेंटिव्स है वो किस हिसाब से देने चाहिए, ये इस प्रिंसिपल में बताया गया है। क्लियर, तो एम्प्लॉयज़ के जो टर्नओवर है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करने के लिए, जिससे कि भाई उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे, उसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़ का टर्नओवर कैसा रहना चाहिए, ये किस में बताया गया, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द लीडरशिप स्टाइल विच इज़ यूज टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन द डिपार्टमेंट। मतलब ऐसा लीडरशिप स्टाइल जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल बना के रखे मैनेजमेंट के अंदर, उसको क्या कहते हैं, मतलब वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल होता है हमारा। तो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है हमारा कॉलेजियल, दूसरा है हमारा लेज़ी फेयर, उसके बाद ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। तो देखो कॉलेजियल जो होता है वो क्या होता है, रिलेटेड टू कॉलीग्स, कि भाई अपने कॉलीग्स के साथ मतलब इस तरीके से रहे कि जो हमारा जो है पार्टिसिपेशन रहे कॉलीग्स के साथ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हमारा ऑप्शन है लेज़ी फेयर, उसमें क्या होता है हमारा, उसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज़ पे इतना ट्रस्ट रखते हैं कि हम उन्हें उनके डिसीजन मेकिंग करने के लिए देते हैं कि ठीक है तुम अपना मतलब किसी भी काम को करने के लिए उनको इतनी लिबरलिटी होती है, इतना लिबरल रहता है, इतनी फ्रीडम उनके पास होती है कि वो अपनी चीज़ों के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, उसमें मतलब उनके साथ इंटरप्शन नहीं होता। ठीक है, ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये हमने जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो हमारे जो वर्कर या एम्प्लॉयज़ हैं वो इतने स्किलफुल होने चाहिए कि जो हमारा लीडर है वो उनके काम में इंटरफेयर ना कर पाए। क्लियर, उसके बाद हमारा थर्ड आता है ऑटोक्रेटिक। जो ऑटोक्रेटिक है उसमें क्या होता है कि सारी जो पावर है वो एक पर्सन के हाथ में होती है, वही सारी डिसीजन मेकिंग करता है, उसमें एम्प्लॉयज़ का या फिर जो लोअर जो पर्सन होते हैं या लोअर जो वर्कर्स होते हैं उनके वो अपना डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, वो पार्ट नहीं ले सकते डिसीजन मेकिंग में। डेमोक्रेटिक क्या होता है कि भाई मतलब मिलजुल के जो डिसीजन मेकिंग की जाती है वो होता है डेमोक्रेटिक। क्लियर, तो हमारा ये बात पूछा गया है कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो डिपार्टमेंट में स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मेंटेन करने के लिए कौन सा फॉलो अप किया जाता है। तो देखो सब में ए बी और डी जो ऑप्शन है हमारे, उन सब में क्या है कि फ्रेंडली बिहेवियर है एम्प्लॉयज़ के साथ, लेकिन एक ऑटोक्रेटिक ऐसा है जिसमें कि जो डिपार्टमेंट है उसमें एक ही पर्सन जो है वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, क्योंकि जो पावर है वो एक ही पर्सन के या फिर एक हायर अथॉरिटी है जो उसी के हाथ में है, लेकिन बाकी के जो सब हैं उसमें कलीग्स को, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो इसीलिए जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है डिपार्टमेंट पे मतलब मेंटेन रखने के लिए, उसके लिए हमें ऑटोक्रेटिक जो हमारे लीडरशिप स्टाइल है वो फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डकर्स 5 गाइडिंग प्रिंसिपल।
तो हमारे डकर जो थे उन्होंने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल दिए थे। तो इसमें पूछा गया है ऑप्शंस में कि इनमें से कौन सा वो नहीं है, उन 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स में से नहीं है। तो ड्रकर के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम ये बता पाएँ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। तो हमें नेगलेक्ट करना भी आना चाहिए, मतलब हम एलिमिनेट कर सकें, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करके हम आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ड्रकर के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, पहला प्रिंसिपल जो उन्होंने दिया था वो ये था कि जो एक मैनेजर होता है, एक मैनेजर का जो काम होता है वो ये होता है कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करे और फिर उसके हिसाब से कम्युनिकेट करे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, और ये पता लगाए कि उस काम के लिए कौन पर्सन सही है। ठीक है, कि वो कौन पर्सन है जो उसकी जो ऑब्जेक्टिव उसने जो सेट किए हैं उसके लेवल तक परफॉर्मेंस कर सकता है, दे सकता है। क्लियर? पहला ऑब्जेक्टिव ये था, पहला जो प्रिंसिपल था ये दिया था उन्होंने। दूसरा प्रिंसिपल दिया था कि जो एक मैनेजर है वो ऑर्गेनाइज करता है, वो ऑर्गेनाइज करता है काम को, कि वो ये देखता है कि वो किस तरीके से जो काम है वो होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कि वो अब जो एक्टिविटीज़ है उसको उस हिसाब से सेग्रीगेट करता है, उस हिसाब से डिवाइड करता है कि भाई जो पर्सन वो सेलेक्ट करे वो उस काम को करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, तो समझ में आ गया कि भाई जो पर्सन की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाए, तो वो ऑर्गेनाइज भी करता है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड काम है वो जो थर्ड प्रिंसिपल था उसके अंदर ये बताया गया था कि जो मैनेजर का जो काम है वो क्या है, वो जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना, जब भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, ये उसका तीसरा प्रिंसिपल था। उसके बाद उसका चौथा प्रिंसिपल था कि जो मैनेजर है वो एस्टेब्लिश करे क्या, टारगेट्स को, कि भाई किस तरीके से कि टारगेट्स को फॉलो अप किया जाए, मतलब वो टारगेट सेट करे और उस टारगेट को किस तरीके से फॉलो अप किया जाए, और उसके बेसिस पे वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके परफॉर्मेंस की जजमेंट दे, मतलब वही परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला जो चीज़ें हैं वो बनाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिफ्थ जो प्रिंसिपल आता है कि एक मैनेजर जो है वो स्किल्स को डेवलप करे, मतलब अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं उनको देखे और उसके हिसाब से अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करे, खुद की भी और जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी, मतलब उनको भी प्रॉपर गाइडेंस दे कि भाई उनकी क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। क्लियर? तो पांचों प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए। तो अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमारे पहला ऑप्शन हमारा कहता है एनहेंसिंग द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू कंट्रीब्यूट, मतलब एक पर्सन की एबिलिटी को बढ़ाना कि वो कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि वो एक पर्सन को या खुद को भी क्या करता है कि अपनी स्किल्स को एनहेंस करने की कोशिश करता है, तो ये तो प्रिंसिपल में था। उसके बाद सेकंड आता है डीलिंग विद स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की या फिर किसी एम्प्लॉय की उसके साथ डील करना, ये भी प्रिंसिपल डकर्स प्रिंसिपल में आता है। उसके बाद थर्ड है ऑपरेटिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस, कि ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस के लिए ऑपरेट करना या काम करना, ये डकर्स के प्रिंसिपल में नहीं बताया गया, क्योंकि इसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि कोई भी जो मैनेजर है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटस को देख के काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं बताया गया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी। क्लियर? तो डकर के हमने 5 प्रिंसिपल्स तो जो थे वो पढ़ लिए कि एक मैनेजर को किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे पहले कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करता है, फिर अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनसे बात करता है, उसके हिसाब से उन्हें काम अलॉट करता है। मैनेजर ऑर्गेनाइज करता है काम को, ठीक है, काम को ऑर्गेनाइज करके फिर डिवीजन करता है वर्क का। अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और उसके साथ कम्युनिकेट करना, ये भी प्रिंसिपल में बताया गया। एक मैनेजर जो है वो लोग मतलब जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं या खुद में भी अपनी जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस करने की कोशिश करता है, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने की कोशिश करता है। क्लियर? ये 5 प्रिंसिपल थे डर करके। हो गया क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप, कि ग्रेट मैन जो थ्योरी थी लीडरशिप की उसको किसने प्रपोज किया था। तो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है हमारा फिलिप सिएटन, दूसरा आता है हमारा मार्टिन एवांस, थर्ड इज थॉमस कार्लाइल एंड फोर्थ इज नन। तो हमारी जो ग्रेट मैन थ्योरी थी लीडरशिप की, जिसमें ये बताया गया था कि जो पर्सन के ग्रेट मैन थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया था कि जो भी एक लीडर होता है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो मतलब एक लीडर बनने की क्वालिटीज़ होती है वो इनहेरिट होती है, इनबिल्ट होती हैं, मतलब वो जन्म से ही उसके अंदर होती हैं। तो ये चीज़ किसमें बताई गई थी, ग्रेट मैन थ्योरी में बताई गई थी। तो ये किसने दिया था, हमारा थॉमस कार्लाइल ने दिया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर? हमारा नेक्स्ट आंसर है द लीडरशिप थ्योरीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हमारी जो लीडरशिप थ्योरी है हमारी, उसको कितने मतलब किस पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासीफाई किया जा सकता है। तो पहला है ट्रेड थ्योरी, दूसरा है कंटीजेंसी थ्योरी, थर्ड इज सिचुएशनल थ्योरी एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ये सारा पढ़ा है, कंटीजेंसी भी पढ़ी है, सिचुएशनल भी पढ़ी है, ट्रेड थ्योरी भी पढ़ी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्लियर है? हमने ये सारी थ्योरीज हमने अपने जो लीडरशिप के जो लेक्चर था उसमें हमने लीडरशिप स्टाइल जो पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस की थी। उसके बाद आता है हमारा विच इज नॉट अ डायमेंशन इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मतलब ये मोटिवेशन का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को पढ़ा था। वो जो एक चार्ट बना हुआ था, एक पिरामिड जो बना था, उसमें हमने देखा था बेसिक नीड्स क्या होती हैं, नॉर्मल नीड्स क्या होती हैं। तो उसके अंदर विच इज नॉट अ डायमेंशन इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, मतलब इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है जो हमने मैस्लोज हायरार्की पढ़ी थी जरूरत की, मतलब नीड्स की। तो ऑप्शन दे रखे हैं ईगो, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी और एस्टीम। तो आपने जो पिरामिड पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था ना कि बेसिक नीड्स हमारी थी, उसके बाद हमारी फिजियोलॉजिकल नीड थी और हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड थी ना। 3 तरह की थी हमारी, कि हमारी बेसिक नीड्स हो, उसके बाद हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हो, जब बेसिक नीड्स पूरी हो जाए तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आती थी, और जब फिजियोलॉजिकल भी पूरी हो जा रही थी उसके बाद आ रही थी हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। ठीक है, तो फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो तो डायमेंशन में आता है, तो ठीक है हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है। उसके बाद जब हम बेसिक नीड पढ़ते थे तो बेसिक नीड में हमारी जो फिजियोलॉजिकल जो नीड थी उसमें क्या था, हमारा जो बेसिक हमें ज़रूरत है कि भाई हम जिसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो हमारा फूड, वाटर, ठीक है, हमारी जो क्लाइमेट है, जो जो हमारा जो नॉर्मल जो हम बेसिक चीज़ें हमें चाहिए जिसके बिना हमारा सर्वाइवल टफ है, वो हमारा बेसिक नीड में आता है, फिजियोलॉजिकल नीड आ गया। उसके बाद हमारी सेकंड थी सेफ्टी नीड, कि जब हम अपना खाना या फिर हमारी चीज़ें हो जाएंगी, फूड वाटर हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या है, सेफ्टी की ज़रूरत है कि भाई हमारी जो सेफ्टी है वो सेकेंडरी आ जाती है कि भाई चलो हमने बेसिक जो हमारी नीड्स है वो फुलफिल हो गई, उसके बाद हमारी सिक्योरिटी हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी थी उसके बाद, तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी आ गई। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन है वो भी डायमेंशन में इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारा क्या आता था, लव नीड्स, मतलब जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स थी उसमें क्या आ रहा था हमारा कि हमारा रिलेशनशिप, हमारे फ्रेंडशिप, वो सारी जो चीज़ें हैं वो क्या थी, फिजियोलॉजिकल नीड में आ रही थी। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल नीड में एक और चीज़ क्या आती थी, एस्टीम। तो हमारा एस्टीम क्या है, एस्टीम हमारे लिए क्या है कि हमारी जो कोई अकम्प्लिश, हम किसी चीज़ को जब एक्वायर कर लेते हैं, हमें अच्छी चीज़ कोई मिल जाती है, अकम्प्लिशमेंट जो है वो हमारा एस्टीम के अंदर आता है। ठीक है, कि एक फीलिंग की जो हमने किसी चीज़ को अचीव करने की जो फीलिंग है वो हमारा एस्टीम है। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा, ईगो। तो ईगो कहीं पे भी हमारा मेंशन नहीं है। क्लियर, हमारी जो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड है उसमें भी हमारा ईगो नहीं आता। हमारा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड के अंदर क्या आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, कि हम अपनी जो फुल पोटेंशियल के साथ किसी चीज़ को, किसी एक्टिविटी को मतलब अचीव कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होती है। तो फिजियोलॉजिकल भी पार्ट है हमारा मैस्लो हायरार्की का, एस्टीम भी है, सेफ्टी भी है, पर ईगो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईगो। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा द थ्योरी विच इज द एक्सटेंशन ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मतलब मैस्लो जो हायरार्की है, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी थी उसका एक्सटेंशन कौन सी थ्योरी है, तो थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, ERG या बोथ A एंड B। तो थ्योरी एक्स है, थ्योरी वाई है, या ERG, या फिर दोनों, कौन सा, A और B, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो हमारी जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी थी उसका जो एक्सटेंशन था वो कौन सी थ्योरी थी, ERG थी हमारी। ठीक है, ERG कौन सी है हमारी, ERG है, E का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, R का मतलब है रिलेटेडनेस और G का मतलब है ग्रोथ। तो जो मैस्लो ने जो पिरामिड बनाया था, उस जिस पिरामिड में उसने बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड बताई थी, उसी को ही, और उसके अंदर उसने क्या किया था, उसको उसने 5 अपने मतलब पिरामिड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो उसकी जो बेसिक नीड्स थी उसको, फिर बेसिक नीड के बाद सेफ्टी नीड, फिर सेफ्टी नीड के बाद बिलोंगिंगनेस, लव नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, तो उसके 5 पार्ट्स बनाए थे उसने। लेकिन जो ERG थ्योरी थी उसको 3 ही पार्ट्स में डिवाइड किया गया। क्या, सबसे पहला एग्जिस्टेंस, कि भाई एग्जिस्टेंस, बेसिक नीड्स हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद रिलेटेडनेस, कि भाई जो रिलेटिव फ्रेंडशिप है वो रिलेटेडनेस के अंदर आ गई। फिर उसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो पार्ट था वो ग्रोथ के अंदर रखा गया। ठीक है, तो ERG जो था वो एक्सटेंशन था मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी थी उसका, क्योंकि मैस्लो ने क्या किया था, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था और ERG ने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, सेम चीज़ ही एक्सप्लेन करी थी लेकिन उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसमें उसको 5 में डिवाइड किया था। ठीक है, तो ERG की जो थ्योरी है वो एक्सिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड। क्लियर। उसके बाद अब हमारा क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि ERG थ्योरी दी किसने, ERG थ्योरी दी थी एल्डरफर ने। ठीक है, तो ERG थ्योरी जो एक्सप्लेन की गई थी वो थे एल्डरफर। उसके बाद हमारी जो थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है वो दी थी हमारी डगलस मैकरर ने।
जो हमारे डगलस मैकग्रगर थे उन्होंने बताया था थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को, उन्होंने एक्सप्लेन किया था थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को। उसमें क्या बताया गया था कि जो वर्कर्स हैं उसको किस बेसिस पे, मतलब किस तरीके के जो वर्कर्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था, एक्स और वाई कैटेगरीज में। क्लियर। तो उनकी जो थ्योरी थी, डगलस की जो थ्योरी थी उसके अंदर उसको जो एम्प्लॉयज थे उसको मतलब एक्स और वाई पार्ट में डिवाइड करके तब थ्योरी एक्सप्लेन की गई थी। ईआरजी में हमने कैसे एक्सप्लेन किया है कि हमारा एक पिरामिड है जिसमें कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, सबसे बेसिस पे एग्जिस्टेंस, फिर रिलेटेडनेस और फिर ग्रोथ आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक्स और वाई की थ्योरी दी गई थी डगलस मैकग्रगर के थ्रू और ईआरजी दी गई थी एल्डर्फर के थ्रू। ठीक है, और जो हायरार्की ऑफ नीड्स थी वो किसने दी थी, मैस्लो ने दी थी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू एडविन लोकी द गोल दैट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट। मतलब एडविन लोकी ने क्या बताया था कि जो गोल है, द गोल दैट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट, कि कौन सा गोल है जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट प्रोड्यूस करता है। क्लियर। तो एम्बिशियस, इजी, डिफिकल्ट, स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट, मतलब कि गोल जो है जो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट प्रोड्यूस करता है, मतलब जो अचीवमेंट है उसका लेवल बहुत ग्रेट रहता है, वो कौन सा गोल हमारा प्रोड्यूस करता है। तो एम्बिशियस होना, इजी, डिफिकल्ट या स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट। देखो एम्बिशियस होके हम किसी भी गोल को कैसे, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्री तक, मतलब हाईएस्ट लेवल तक हम उसको अचीव कर सकते हैं, नहीं। एम्बिशियस होना ये है कि हम बस एक ही पर्टिकुलर चीज पे वो कर रहे हैं, तो अचीवमेंट मिलना ना मिलना इट कांट बी मतलब सेड कि भाई ये बता नहीं सकते। अगर ईजियर हम गोल को रखेंगे तो हमारा हाईएस्ट डिग्री ऑफ अचीवमेंट तो नहीं कह सकते हम उसको। डिफिकल्ट रहेगा तो अपने गोल को अचीव करने में हमें डिफिकल्टी आएगी, तो हम नहीं कह सकते कि हमें अचीवमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारा गोल है वो स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट, मतलब क्या है कि स्पेसिफाई होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल ऐसा भी हो सकता है कि बियॉन्ड हमारी लिमिट हो जाए, कि हमारा गोल जो है वो इतना डिफिकल्ट हो जाए कि वो हमारी लिमिट से बाहर हो जाए। लेकिन हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा स्पेसिफिक और डिफिकल्ट जो होगा, डिफिकल्ट प्लस स्पेसिफिक होने से क्या होएगा कि हमारी एक लिमिट सेट हो जाएगी कि डिफिकल्टी लेवल की भी, और हम स्पेसिफाइड रहेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है द थ्योरी दैट आर्ग्यूज दैट बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कि वो थ्योरी जो ये बताती हो कि जो भी हमारा जो बिहेवियर है वो किस चीज़ का, कि जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका एक तरीके का एक रिजल्ट है। जो हमारा मतलब जो थ्योरी ये आर्ग्यू करती हो, ये बताती हो कि बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, जो बिहेवियर है वो हमारे कॉन्सिक्वेंसेज से, कि जो भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर बन रहा है। तो वो थ्योरी कौन सी है, इक्विटी, गोल सेटिंग, एक्सपेक्टेंसी या रीएनफोर्समेंट। तो जो थ्योरी इस चीज़ के बारे में बताए वो कौन सी थ्योरी होती है हमारी, रीएनफोर्समेंट की। क्लियर। जो ये आर्ग्यू करे कि बिहेवियर इज फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, जो बिहेवियर है वो जो हमारे रिजल्ट है उसका फंक्शन है, कि बिहेवियर जो भी एक पर्सन का बिहेवियर निकल के आता है वो कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से आता है। क्लियर। तो ये बताता है हमारा रीएनफोर्समेंट। ये हम इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं हमारी थ्योरीज में। द थ्योरी दैट अज्यूम्स पीपल विल कंपेयर देयर जॉब इनपुट एंड आउटकम विद अदर्स एंड दीज रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट परसीव्ड इनइक्विटी। ऐसी थ्योरी जो ये बताती हो कि जो पीपल हैं, वो जो लोग हैं वो अपने जॉब इनपुट और जो आउटकम आएगा उसको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, एंड दीज रिस्पॉन्ड टू एलिमिनेट परसीव्ड इनइक्विटी। तो ये क्या है, जो इसका जो रिस्पॉन्स है, ये जो रिस्पॉन्सेज हैं वो क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं परसीव्ड इनइक्विटीज, मतलब जो इक्विटीज जो है हमारी उसको लेके जो हम कॉन्शियस रहते हैं उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है, जो ये रिस्पॉन्स होते हैं। तो हमारा आंसर है, ऑप्शन जो है हमारे, गोल सेटिंग, इक्विटी, सेल्फ एफिशिएंसी और रीएनफोर्समेंट। तो इनमें से कौन सी थ्योरी है जो ये बताती है कि लोग जो है वो अपनी जो जॉब इनपुट और आउटपुट है जो उसको दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो वो हमारा जो गोल सेटिंग जो है उसमें तो हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, सेल्फ एफिशिएंसी में भी नहीं होगा। रीइंफोर्समेंट हमने अभी देख ही लिया कि कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से जो हमारा बिहेवियर आता है वो उसको एक्सप्लेन करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इक्विटी। इक्विटी ही हमें ये बता रहा है कि हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, जॉब इनपुट को आउटपुट से कंपेयर कर रहे हैं, और जो रिस्पॉन्स है ये क्या करते हैं, जो हमारे कॉन्शियस जिस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं, इक्विटी जिस चीज़ को हम समझ पा रहे हैं उसको एलिमिनेट कर देता है। तो हमारे कौन सी थ्योरी के अंदर बताया जाता है, ये इक्विटी की थ्योरी के अंदर बताया जाता है। क्लियर। एज पर मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, मैस्लो हायरार्की ऑफ जो नीड है उसके अकॉर्डिंग सैलरी क्या है, हमारा सैलरी हमारी सेफ्टी नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड है या सेल्फ एस्टीम नीड है।
तो मैस्लो की जो हायरार्की थी जिसमें उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, तो जो सैलरी जो है हमारी उसको हम कौन से लेवल में रखेंगे, सेफ्टी नीड में रखेंगे, फिजियोलॉजिकल नीड में रखेंगे, सेल्फ एस्टीम नीड में रखेंगे या किसी में भी नहीं रखेंगे। तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमारी कैसे पूरी होती हैं, जो हमें फूड और वाटर मिलता है या फिर हमें कोई भी जो बेसिक जो नीड्स हैं वो हमारी कैसे पूरी होंगी, जब हम अर्न करेंगे तो हमारी जो सैलरी है वो हमारी अर्निंग सोर्स है और जिसकी वजह से हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होती हैं। तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो सेफ्टी नीड्स है वो सेकेंड उसमें आता है हमारा, ठीक है, तो सेकेंड प्रायोरिटी बन जाती है। सेल्फ एस्टीम उसके बाद आता है, तो हमारी कौन सी होगी, फिजियोलॉजिकल नीड होगी कि भाई हमें बेसिक नीड्स जो चाहिए वो हमारे लिए क्या है, कि भाई हमारा खाना पानी जो है वो हमें किससे मिलेगा, सैलरी, भाई हम अर्न करेंगे तभी हम ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्वायर कर पाएंगे। क्लियर। तो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड में सैलरी क्या है, हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेल्फ एस्टीम नीड्स कम आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ, कि सेल्फ एस्टीम की जो नीड है हमारी, जो सबसे लास्ट, जो सबसे पिरामिड में सबसे ऊपर का जो टॉप का जो लेवल था वो कब हमें मिल सकता है, किस चीज़ की फुलफिलमेंट के बाद हमें मिलता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, फिजियोलॉजिकल नीड्स या सेफ्टी नीड्स। मतलब हमें जो ये एक्वायर होता है सेल्फ एस्टीम नीड जो है वो कब आती है हमारी, जब हम अपनी कौन सी जो नीड है उसको पूरा कर लेते हैं। तो सेल्फ एस्टीम जो था हमारा वो तो देखो हमारा 27 क्वेश्चन क्या है, सेल्फ एस्टीम नीड्स कम आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ, जो सेल्फ एस्टीम जो हमारी नीड है वो किसके फुलफिलमेंट के बाद हमें मिलती है। तो सेल्फ एस्टीम जो था हमारा वो हमारी बेसिक नीड्स के बाद फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा होने के बाद हमारा मतलब सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स आ गई, फिर हमने अपने सेफ्टी को भी देख लिया, फिजियोलॉजिकल नीड्स को भी पूरा कर लिया कि भाई हमारे जो मतलब रिलेटेडनेस जो थी हमारी, या फिर हम कहते हैं कि लव नीड्स जो थी, बिलोंगिंगनेस जो थी वो भी पूरी हो गई। उसके बाद हमारी आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है कि जब हम कुछ अकम्प्लिश करते हैं, किसी चीज़ को मतलब पा लेते हैं, किसी चीज़ को एक्वायर कर लेते हैं, तो वो उससे क्या होता है, हमारी सेल्फ एस्टीम की नीड पूरी होती है। क्लियर। तो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, थर्ड इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, फोर्थ इज सेफ्टी नीड। तो देखो सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजिकल नीड आता है, उसके बाद सेफ्टी नीड आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। जब हमारी नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस या फिर हम किसी चीज़ को बिलोंग कर जाते हैं, अकम्प्लिश कर लेते हैं, उसके बाद हमें सेल्फ एस्टीम का मतलब एक तरह से रियलाइजेशन हो जाता है, हमारी सेल्फ एस्टीम नीड पूरी हो जाती है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है वो हमारा सबसे टॉप पे जाके आता है, जब हमें जो हमारी सारी बेसिक नीड्स हैं, सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं, सब कुछ हमारा जब पूरा हो जाता है, सेल्फ एस्टीम नीड जब पूरा हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें कि एक पर्सन जो उसकी फुल पोटेंशियल जो है उसके हिसाब से वो अपनी एक्टिविटीज़ को करता है और अचीव करता है अपनी चीज़ों को, तो वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर। सेल्फ फुलफिलमेंट नीड होती है सबसे लास्ट वाली। अब उसके बाद आ रहा है एस्टीम नीड्स कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी एस्टीम नीड्स हैं वो क्या क्या कंसिस्ट करती हैं। तो वो लोअर एस्टीम नीड्स कंसिस्ट करती हैं, हायर एस्टीम नीड्स कंसिस्ट करती हैं, या दोनों, बोथ ए एंड बी एंड नन। मतलब जो एस्टीम नीड्स हैं हमारी, कि भाई हमें जो हमारी जो ज़रूरतें हैं उसके अंदर हम लो एस्टीम नीड्स को ही कंसिडर करते हैं या हाई एस्टीम नीड्स को भी कंसिडर करते हैं, या दोनों करते हैं। तो हमारी एस्टीम नीड्स जो है, जो हमने मैस्लो हायरार्की में पढ़ी थी, तो उसमें हमारी दोनों तरीके की नीड्स मतलब इन्वॉल्व होती हैं, लोअर एस्टीम नीड्स भी और हायर एस्टीम नीड्स भी। क्लियर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि भाई लोअर एस्टीम नीड्स कौन सी हैं और हायर एस्टीम नीड्स कौन सी हैं। तो हमारी लोअर एस्टीम नीड्स कौन सी होती हैं, लोअर एस्टीम नीड्स होती हैं कि भाई हम दूसरों की जो रिस्पेक्ट करते हैं, जो हम स्टेटस एक्सेप्ट करते हैं, हमारी जो रेपुटेशन होती है, जो हमारा डोमिनेंस होता है, ये सारी चीज़ क्या आती हैं, लोअर एस्टीम नीड्स के अंदर आती हैं। हायर एस्टीम नीड्स क्या होती है, जो सेल्फ एस्टीम नीड, जो हम अपने अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसको जब हम इम्प्रूव करते हैं, उसको एक्वायर कर लेते हैं, उसको एकम्प्लिश कर लेते हैं, वो कौन सा होता है, हायर एस्टीम नीड्स होता है। समझ गए। लोअर एस्टीम नीड्स क्या होती है, आउटर जो चीज़ें हैं, कि भाई हमें रिस्पेक्ट जो मिल रही है दूसरों से, हमारा जो स्टेटस मेंटेन हो रहा है, जो हमारी रेपुटेशन मेंटेन हो रही है, तो ये बाहर की चीज़ें होंगी। हायर एस्टीम किसके अंदर क्या आएगा, सेल्फ एस्टीम, जो हमारी खुद की एस्टीम है वो किसके अंदर आएगी, हमारी हायर एस्टीम के अंदर। तो हमें एस्टीम नीड्स के अंदर दोनों ही चाहिए होती हैं, हमें आउटर रिस्पेक्ट या आउटर जो हमें चीज़ें मिल रही है वो भी, और जो हमारी इनर जो पीस है उसके लिए हमें सेल्फ एस्टीम भी चाहिए होता है। क्लियर हो गया। क्लियर। 28 एस्टीम नीड क्या क्या कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज थ्योरी जेड, थ्योरी जेड को किसने प्रपोज किया था। हमारे ऑप्शंस गिवन है, अब्राहम मैस्लो,
एफ हर्ट्जबर्ग और थर्ड इज विलियम ऊची और फोर्थ इज नन ऑफ द अबव। तो हमें पता है मैस्लो ने तो हायरार्की नीड्स की थ्योरी दी थी, हर्ट्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी जिसमें हमने देखा था मोटिवेशन और हाइजीन जो थे उन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे मतलब जजमेंट किया जाता था। ठीक है, उसके बाद थर्ड है विलियम ऊची ने दी थी थ्योरी जेड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर। अब हमसे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जेड थ्योरी। जेड थ्योरी का फीचर कौन सा नहीं है इनमें से। फर्स्ट इज हमारा है लॉयल टुवर्ड्स फर्म, सेकेंड इज जॉब फॉर लाइफ, थर्ड इज हाई मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज और लास्ट वन इज फोर्थ ऑप्शन है जो हमारा वो है सेल्फ डायरेक्टेड। क्लियर। तो हमसे ये पूछा गया कि जेड थ्योरी का जो है इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जेड थ्योरी के फीचर्स क्या क्या हैं। तो जेड थ्योरी जो थी विलियम ऊची ने जो दी थी उसमें ये बताया गया था कि जो सबसे पहला आ रहा है लॉयल टुवर्ड्स फर्म। तो इसमें जो जेड थ्योरी थी उसमें बताया गया था कि जब एक जो एम्प्लॉय है वो किसी फर्म में काम करता है तो उसका अगर प्रमोशन करते रहे, वो स्टेगनेट ना हो जाए, उसकी जो मतलब वो एक ही प्लेस पे ना रह जाए, स्टेगनेंट नहीं रहे उसका जो वर्क प्रोफाइल है, तो वो क्या करेगा, तो वो लॉयल रहेगा फर्म की तरफ। तो इसलिए लॉयल्टी टुवर्ड फर्म जो थी वो फीचर्स में आती थी जेड थ्योरी की। क्लियर। क्योंकि जेड थ्योरी के अंदर एक फीचर ये बताया गया था कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रमोशन होता रहे, उनको एक लॉन्गर जो मतलब जॉब है वो अलॉट की जाए। मतलब जॉब है कि वो एंटायर लाइफ जो है जितना वो टाइम करना चाहते हैं काम, उतने टाइम के लिए उनको जॉब जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए और उसके साथ उनको प्रमोशन मिलना चाहिए जिससे कि उनकी लॉयल्टी बनी रहे फर्म की तरफ। तो ऑप्शन ए जो हो गया वो लॉयल्टी टुवर्ड्स फर्म, वो तो ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है जॉब फॉर लाइफ। तो ये एक फीचर था जेड थ्योरी में जो विलियम ऊची ने बताया था कि लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिट्रेंचमेंट को हमारे कहीं ना कहीं क्या करती है, अवॉइड करती है, जिसकी वजह से जो पर्सन है एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, वो मतलब अपने जो काम है उसको सीरियसली लेगा और वो जॉब करेगा। और एक जो एम्प्लॉय है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी, बहुत एफिशिएंट प्रूव होती है, जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव करने में मतलब उसके लिए वो हेल्पफुल प्रूव होता है। तो एक एम्प्लॉय की जो लाइफ टाइम के लिए अगर उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाती है, जॉब प्रोवाइड की जाती है, तो ये एक फीचर्स दिया गया था जेड थ्योरी में। उसके बाद था थर्ड आता है हाई मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ का जो मॉरल है वो हाई रखने के लिए भी कहीं ना कहीं इसमें बात की गई है कि वो जो फीचर्स हैं उसमें बताया गया था कि जेड थ्योरी के अंदर जो फीचर्स दिए गए थे उसमें हाई मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इंक्लूड किया गया है। क्लियर। उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि जो प्रमोशन है वो सीनियरिटी के बेसिस पे होना चाहिए, जिससे कि जो लोग हैं उनमें आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना बने। ठीक है, तो ये भी फीचर क्या था, जेड थ्योरी में बताया गया था हमारा। म्यूचुअल ट्रस्ट और ओपननेस रहना चाहिए कि मतलब आपस में एम्प्लॉयज़ में जो सुपीरियर्स हैं, जो वर्क ग्रुप्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनमें आपस में जो रिलेशन होना चाहिए वो ट्रस्ट का और ओपननेस का होना चाहिए। क्लियर। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में। उसके बाद एक और क्या बताया गया था, जो हमें जो और एक और फीचर जो हमें एक्सप्लेन किया गया था वो कौन सा था कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, कलेक्टिवली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि खुद करे जा रहे हैं, मतलब कि अकेले कोई चीज़ को मतलब सॉल्व नहीं करना था, कलेक्टिव डिसीजन लिए जाने था। तो जो सेल्फ डायरेक्ट है वो गलत हो गया कि सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है। जो जेड थ्योरी है उसमें ये फीचर नहीं एक्सप्लेन किया गया कि भाई हमें खुद अपना एक डिसीजन मेकिंग करनी है, सेल्फ डायरेक्टेड नहीं है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, कि ये एक फीचर नहीं है जेड थ्योरी का, क्योंकि जेड थ्योरी के अंदर जो फीचर्स बताए गए हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्टिवली डिसीजन लेती है, डिसीजन मेकिंग करती है, इसलिए जेड थ्योरी के फीचर्स ये नहीं है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ।